हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो BARC का पार्ट 1 जो वीडियो हमने देखी उसमें हमने क्या बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स से अपने 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में जो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं BARC में आए, जो 2 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये 14 क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड थे, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या हम बोले बेसिक्स, उससे एक क्वेश्चन था। सेकंड जो चैप्टर है वेव फंक्शन एंड फॉर्मलिज्म, उससे 5 क्वेश्चन थे। ऑपरेटर जो है थर्ड चैप्टर, उससे अपने 4 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट जो 1D पोटेंशियल वेल पढ़ते हैं हम, उससे एक क्वेश्चन था। एंगुलर मोमेंटम से एक क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन थे परटर्बेशन थ्योरी से। तो इस तरह से टोटल 14 क्वेश्चन अपने बनते हैं। तो आज की वीडियो में जो 14 क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स के, वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है साई ऑफ 0 हमें गिवन है, और ये जो साई ऑफ 0 है वो आपको देखते समझ आ रहा होगा कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, जहाँ पे U1 के कोरस्पॉन्ड जो एनर्जी है वो E1 है, U2 के कोरस्पॉन्ड जो एनर्जी है वो E2 है, और E2 क्या गिवन है हमें, ग्रेटर देन E1। तो शॉर्टेस्ट टाइम हमें निकालना है फॉर विच साई t इज ऑर्थोगोनल टू साई ऑफ 0। तो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर भी चुके हैं, नेट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे होगा, हमें क्या कंडीशन गिवन है कि साई t जो है वो साई ऑफ 0 के क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए। उस केस में शॉर्टेस्ट टाइम हमें निकालना है। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे और यहाँ से t की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो साई t हम फाइंड आउट करेंगे। तो साई t कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखते हैं, 1/√2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। टाइम डिपेंडेंट पार्ट हम लिखते हैं, U1 के साथ टाइम डिपेंडेंट पार्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्ड जो एनर्जी है वो क्या है, E1। तो e⁻⁻⁰ E1 t/h क्रॉस प्लस U2 e⁻⁻⁰ E2 t/h क्रॉस। साई t हमें पता चल गया, साई ऑफ 0 हमें गिवन है, उसकी ब्रा नोटेशन हम लिखेंगे। तो ये जो नोटेशन है वो ब्रा नोटेशन में चेंज हो जाएगी। तो साई ऑफ 0 और साई t, साई 0 ब्रा और साई t कैट, वो किसके इक्वल गिवन है, 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल हमें गिवन है और ये क्या है, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है। तो ये हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो 1/2 U1 और U1 1 देगा हमें, क्योंकि इसकी क्या है, ब्रा नोटेशन है और इसकी कैट नोटेशन है। तो क्या आएगा, e⁻⁻⁰ E1 t/h क्रॉस प्लस e⁻⁻⁰ E2 t/h क्रॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो e⁻⁻⁰ E1 t/h क्रॉस किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ e⁻⁻⁰ E2 t/h क्रॉस। इसको हम उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये वाली टर्म हम इधर लेके आ रहे हैं, तो क्या आएगा, इधर क्या बचेगा, -1 सिर्फ बचेगा, और ये क्या आएगी, डिवाइड में आएगी। तो माइनस साइन पहले ही है, क्या आ जाएगा, प्लस। तो आयटा E2 - E1 इंटू t/h क्रॉस, और -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e⁻2n+1 पाई, क्योंकि जो अगर n की वैल्यू हम ओड लेते हैं, ये जो वैल्यू है ओड होती है, तभी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम हमसे पूछा गया है, तो ये जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, तभी हमारा शॉर्टेस्ट टाइम आएगा। कैसे आएगा, E से E कैंसिल होगा, आयटा से आयटा कैंसिल होगा, E2 - E1 इंटू t/h क्रॉस इज इक्वल टू 2n+1 इंटू में पाई। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 इंटू में पाई डिवाइडेड बाई E2 - E1, और ये h क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो n की शॉर्टेस्ट वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, वो क्या है, 0। तो वैल्यू क्या आएगी, पाई h क्रॉस डिवाइडेड बाई E2 - E1। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो ऑपरेटर से है, पार्टिकल ऑफ मास m इन पोटेंशियल v ऑफ xt। देन हमें क्या निकालना है, x² का एक्सपेक्टेशन, और उसका क्या निकालना है, टोटल टाइम डेरिवेटिव। तो किसी भी ऑपरेटर का टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम देखते हैं, वो क्या होता है
कि टोटल टाइम डेरिवेटिव किसी ऑपरेटर के मीन का, तो वो क्या होगा, डेल बाई डेल टी ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन प्लस 1/i क्रॉस जो ऑपरेटर है एक्स स्क्वायर उसका कॉम्यूटेशन किसके साथ, हैमिल्टनियन के साथ, और उसका क्या मीन। तो ये फॉर्मूला हमने देखा होगा, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को अगर आप देखो तो उसमें कोई भी टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं होती, एक्स जो है वो एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, तो ये वाली टर्म तो हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो। तो वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करने की 1/i क्रॉस एक्स स्क्वायर का कॉम्यूटेशन किसके साथ, हैमिल्टनियन के साथ। तो हैमिल्टनियन को हम कैसे लिखेंगे, px²/2m प्लस v ऑफ x, ठीक है, और इसका क्या निकालना है, मीन। तो जो v ऑफ x होगा वो x का फंक्शन होगा, तो अगर x का डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x के साथ हम निकालें तो वो हमें पता है क्या वैल्यू देता है, 0। तो x² का इसके साथ कॉम्यूटेशन तो 0 हो गया, तो सिर्फ ये कॉम्यूटेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/2m कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा 1/i क्रॉस, और कॉम्यूटेशन हमें निकालना है x² का px² के साथ, और देन उसका क्या लेना है, मीन। तो 1/2m 1/i क्रॉस, इसको कैसे हम लिखेंगे, x हमने बाहर लिया, x का कॉम्यूटेशन px के साथ प्लस x का कॉम्यूटेशन px के साथ, x इंटू में x करके हम इसको लिख रहे हैं, तो x क्या आएगा बाहर, और इसका क्या लेना है, मीन लेना है, ठीक है। तो 1/2m 1/i क्रॉस, और ये कॉम्यूटेशन हम निकालेंगे x का px² है यहाँ पे, है ना, x² को हमने सिर्फ लिखा है x इंटू एक्स, तो a इंटू b और उसका कॉम्यूटेशन c के साथ, तो ऐसे हमने इसको ऑपरेट किया है। तो x का px² के साथ क्या आ जाएगा, एक x तो अपना है ही बाहर, और यहाँ से क्या आएगा, 2px बाहर आएगा, x का px के साथ क्या होगा, i क्रॉस प्लस x जो है वो अपना पीछे की तरफ है, इसका क्या होगा, वही 2px इंटू i क्रॉस इंटू में x, और इसका क्या है, मीन। तो वैल्यू क्या आ रही है, 2 अपना कॉमन आ रहा है, 1/2m 1/i क्रॉस, तो 2 इंटू में i क्रॉस क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, कॉमन है दोनों में से, तो x इंटू में px प्लस px इंटू में x, और इसका क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है। तो 2i क्रॉस से कैंसिल हो गया ये, तो 1/m, और ये मीन इनसाइड जाएगा, तो x px प्लस px और x का क्या होगा, मीन। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V बीइंग स्पैन्ड बाय ए सेट, AI का एक सेट है और एक BI वेक्टर का सेट है, बेसिस वेक्टर है ये। तो ये क्वांटिटी हमें बतानी है जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AI और AI, अगर सेम वेक्टर हम लिख रहे हैं, कैट नोटेशन और ब्रा नोटेशन, तो ये कंप्लीटनेस बताता है एक सेट की, या फिर हम बोले क्लोजर बताता है ये, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होती है। लेकिन यहाँ पे तो जो वेक्टर हैं वो अपने डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, ये सिर्फ सेम वेक्टर्स के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यू डैगर किसके इक्वल होना चाहिए, यू के इक्वल होना चाहिए। तो इसका अगर हम डैगर लें, ये समेशन में है, तो इसमें कैसी टर्म होंगी कि b1 a1 प्लस b2 a2, इस टाइप की टर्म्स इसमें होंगी, ठीक है। तो डैगर हम अप्लाई कर रहे हैं u पे, तो डैगर किस पे ऑपरेट होता है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट में अगर होता है a इंटू बी, तो पहले b पे ऑपरेट होगा, देन a पे ऑपरेट होगा, ठीक है। और प्लस में है तो प्लस में ही होगा, तो a1 का क्या लेंगे, डैगर, तो जो ब्रा नोटेशन है वो किस में चेंज होगी, कैट नोटेशन में चेंज होगी, तो a1 होगा, ठीक है। उसके बाद b1 पे ऑपरेट होगा, तो b1 की कैट नोटेशन है वो किस में चेंज होगी, ब्रा नोटेशन में चेंज होगी। तो इस टाइप की टर्म्स आपकी बन जाएंगी, a2 कैट, b1 b2 ब्रा। तो ये जो है वो u के इक्वल तो नहीं है। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म इक्वल हम नहीं बोल सकते, तो u डैगर u के भी इक्वल नहीं है और माइनस u के भी इक्वल नहीं है,
तो ना तो हर्मिशियन है ना एंटी हर्मिशियन है, तो क्या होगा, यूनिटरी होगा। तो यूनिटरी भी हम चेक कर लेते हैं। यूनिटरी के लिए हम क्या चेक करते हैं कि यू डैगर यू किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के, या फिर हम बोले यू इंटू में यू डैगर किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर के। ठीक है, तो यू डैगर हमने निकाला, ये है यू हमारा गिवन ही है ये, तो यू डैगर इंटू में यू हम करते हैं, तो B1 का इसके साथ प्रोडक्ट सिर्फ हमें क्या वैल्यू देगा, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A1 इंटू में कैट A1। अब B1 का जो अदर जितने भी हैं उनके साथ तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इस टाइप की वैल्यू आ रही है। जैसे A1 हमने लिखा A1 B1, अगर दूसरी टर्म पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो B2 A2, तो ये वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे B2 है तो ये किसके साथ ऑपरेट होगा, इस टर्म के साथ ही ऑपरेट होगा। B2 हमें क्या देगा, 1, तो वहाँ से वैल्यू क्या आएगी, B1 B2, यहाँ पे क्या है A2 कैट नोटेशन, और यहाँ पे क्या बचेगा, A2 ब्रा नोटेशन। तो इस टाइप की वैल्यूज हमारी बच रही है, A3 कैट नोटेशन और A3 ब्रा नोटेशन प्लस A4 कैट नोटेशन एंड A4 ब्रा नोटेशन एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स हमारी बच रही हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n या 1 to n, हाँ 1 to n हमें गिवन है, तो A1 AI एंड AI। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होगा। ये हमने देखा है क्लोजर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के ही इक्वल आ रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर होगा। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिटरी ऑपरेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ H क्रॉस इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू 1 एंड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर E इज इक्वल टू 0, एनर्जी जिसकी 0 है उसके लिए वेव फंक्शन हमें गिवन है, देन Vx इज पैराबोला एंड एट x इज इक्वल टू 0, V ऑफ 0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यूज़ करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, और वो क्या होती है, माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस V ऑफ x साई, या फिर मैं ऐसे लिखूं डेल, ये अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैमिल्टनियन को, इज इक्वल टू क्या होगा, E साई, और यहाँ पे एनर्जी हमें क्या गिवन है, 0, और वेव फंक्शन हमें गिवन है, तो माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, H क्रॉस इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू क्या है, 1, तो ये वैल्यू भी अपनी क्या होगी, 1 होगी। तो माइनस ऑफ, और जो वेव फंक्शन है अपना वो सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में है, तो डेल डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे किसका, साई का, साई पे ऑपरेट करेंगे, तो साई क्या है, एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वी ऑफ एक्स साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अगर वी एक्स को, साई को हम उधर लेके जाएं तो माइनस ऑफ वी एक्स इंटू में साई, ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 बार, तो एक बार अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, n तो अपना कांस्टेंट है बाहर आएगा, x के रेस्पेक्ट में तो 1 होगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 एज इट इज़ प्लस एन एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x बाई 4 इंटू में e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 2 से ये कैंसिल हुआ 4 2 टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, v ऑफ x इंटू में साई। तो एक बार और डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो n e रेज टू पावर, इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू में माइनस 2x बाई 4। ठीक है, प्लस एन एक्स, एक्स एज इट इज़ हमने लिया, यहाँ पे क्या है अपना n/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ ले रहे हैं और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस n/2 तो जो है कांस्टेंट है, इस टर्म को हम क्या ले रहे हैं एज इट इज़, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या है, v ऑफ x इंटू में साई। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, n e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू में x, ये तो हमने ले लिया कॉमन सब में से,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2, 2 से ये कैंसिल हुआ तो -1/2, और यहाँ पे क्या बच रहा है, x तो हमने कॉमन लिया है, ये वाली टर्म कॉमन ली है और n कॉमन लिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो x³ डिवाइडेड बाई 4, तो प्लस x³ डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्या बच रहा है अपना -n और x, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये वाली टर्म अपनी कॉमन है, तो क्या बच रहा है -1 इज इक्वल टू क्या है, v ऑफ x इंटू में साई x, तो ये क्या है अपना साई x है, तो साई x बोथ साइड से हटेगा तो क्या बचेगा, x³ यहाँ पे था लेकिन x तो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे सिर्फ कितना है, x² है, तो x²/4 -3/2, ये क्या है अपना v ऑफ x है, और हमें निकालना है किस पे है, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे v ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साई ऑफ x इज, तो यहाँ पे साई x के बारे में हमें बताना है कि ये कंटिन्यूस है, नॉर्मलाइजेबल है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, या फिर कंटिन्यूस नहीं है, नॉर्मलाइजेबल नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट हमें चेक करनी है साई ऑफ x के लिए। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि साई x की वैल्यू एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर हम चेक करते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, साई x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, मतलब जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट नहीं है x की हर एक वैल्यू के लिए, तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूस वेव फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूस वेव फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए साई x की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, तो अगर x को हम 0 लेते हैं, अगर x को हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू, साई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो साई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू में e⁻1/2, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएगी हमारी, ठीक है, अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो सेम वैल्यू नेगेटिव में हमारी आएगी, तो इस टाइप का ग्राफ आपका बन रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूस ग्राफ आपको मिलेगा, तो जो वेव फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस तो है। तो अब ऑप्शन आप चेक कर लो, कॉन्टिन्यूस किस किस में आपको दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी नाइदर कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस, तो जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। नॉर्मलाइजेबल की भी आप चेक कर लो एक बार, नॉर्मलाइजेबल, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या आपको गिवन है कि कंटिन्यूस बट नॉट नॉर्मलाइजेबल, तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी का इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ या डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म्स में वेव फंक्शन है तो dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो -∞ टू इन्फिनिटी वेव फंक्शन जो है वो रियल है, तो क्या आ जाएगा, x² e⁻x² इंटू में dx, ठीक है, क्योंकि इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जो वेव फंक्शन है वो अपना क्या है, इवन वेव फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल नहीं आएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइजेबल नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ साई इज ए वेव फंक्शन इन 3D, तो ये ऑपरेटर हमें बताना है कि हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है, यूनिटरी है या आइडेंटिटी है। तो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि जो ऑपरेटर है, अगर साई पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेटर क्या है, h²/2m d²/dx²। तो आपको ध्यान हो -h²/2m d²/dx² जो है वो फर्स्ट टर्म है हैमिल्टनियन ऑपरेटर की, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है p²/2m, ठीक है। तो जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसको हम देखें तो ये क्या बता रहा है, -p²/2m बता रहा है। तो मोमेंटम जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है, मतलब p² जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्ड जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी वो क्या होती है, रियल होती है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और रियल एनर्जी आइगन वैल्यू किस ऑपरेटर के कोरस्पॉन्ड होती है, हर्मिशियन ऑपरेटर के कोरस्पॉन्ड, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साई हमें गिवन है और हमें क्या बताना है, एल स्क्वायर का मीन बताना है। एल स्क्वायर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और हमें पता है अगर एल स्क्वायर को हम साई पे ऑपरेट करते हैं, साई एन एल एम पे, तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, एनर्जी आइगन वैल्यू L इंटू एल प्लस 1 इंटू में एच क्रॉस स्क्वायर एंड साई एन एल एम स्टेट। ठीक है, तो हमें इसकी मीन वैल्यू निकालनी है, तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू तो पता चल गई, तो मीन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर एल स्क्वायर की हम निकालें तो हम कैसे लिखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर तो क्या होगा 2/5, और एनर्जी आइगन वैल्यू इसके कोरस्पोंड हमें क्या मिलेगी, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू में 1 प्लस 1 कितना होगा 2h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म जो है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1/5, और यहाँ पे भी L की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आएगा 2h क्रॉस स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म जो है उसमें कोफिशिएंट कितना है 2/5 उसका स्क्वायर, और L की वैल्यू वही 1 है तो 2h क्रॉस स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं कि जो भी कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम, तो उनके स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं तो वैल्यू हमें 1 मिलेगी, क्योंकि जो साई स्टेट हमें गिवन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट हमें गिवन है। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम हम करेंगे तो 1 वैल्यू हमें मिलती है। तो 2h क्रॉस स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, 2/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, अगेन 1 आ रही है। तो जो एल स्क्वायर के मीन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2h क्रॉस स्क्वायर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इफ H नोट, जिसको हम क्या बोलते हैं अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन, एंड H1 जो क्या बता रहा है, परटर्बेशन बता रहा है हैमिल्टनियन में, तो हमें बताना है व्हाट इज सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में हमें बतानी है सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई m H1 जो अनपर्टर्ब्ड, जो पर्टर्ब्ड टर्म है हैमिल्टनियन की, फाई n, और इसका क्या लेंगे मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाई En, ये ध्यान रखो जो यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन होगा उसके कोरस्पोंड एनर्जी हम लेंगे, और वो एनर्जी जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन होगी उसकी एनर्जी होगी माइनस EM0। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी की कोरस्पोंड हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी का पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी जो है उसका पता होना चाहिए, उनके कोरस्पोंड जो वेव फंक्शन होगा उसका हमें पता होना चाहिए। तो H नोट हमें गिवन है 1/2 1 0 0 -1, और इसके कोरस्पोंड एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगी वही अपनी क्या होगी E1 एंड E2, या फिर हम बोले ये ग्राउंड स्टेट होगी और ये क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो वो एनर्जी क्या आएगी, जो एनर्जी आइगन वैल्यू अगर हम इसकी फाइंड आउट करेंगे H नोट माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के, तो एनर्जी आइगन वैल्यू डायगनल एलिमेंट्स की क्या होती हैं, जो डायगनल मैट्रिक्स की क्या होती है, डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं वही होती हैं। तो 1/2 एंड -1/2, तो जो लोअर एनर्जी होगी वो तो हमारी क्या होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और जो हायर है वो क्या होगी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, अब वेव फंक्शन हम निकालेंगे इनका, तो कैसे हम लिखेंगे कि H∅1 इज इक्वल टू E∅1, और ये लगा के जब ∅1 की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो आती है 1 0, एंड ∅2 की वैल्यू अपनी क्या आती है 0 1। ठीक है, ये हमने किस फॉर्म में लिखे हैं, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट के कोरस्पोंड सेकंड एनर्जी करेक्शन निकालनी है, तो जो m होगा यहाँ पे m क्या होता है, m नोट इक्वल होता है n के। ठीक है, तो n जो है वो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा m नोट इक्वल है n के, मतलब m नोट इक्वल है 1 के, तो ∅2 आएगा, तो ∅2 H1 ∅1, और इसका क्या है मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2।
ये क्या हमें देगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के कोरस्पोंड जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन होगा एनर्जी में वो हमें मिलेगा। तो E1 माइनस E2 क्या है, -1/2 माइनस E2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से तो वैल्यू क्या आ रही है -1। अब φ2 की वैल्यू, φ2 की ब्रा नोटेशन हमें लिखनी है। तो φ2 की ब्रा नोटेशन क्या होगी, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, तो 0 1 ऐसे हम लिखेंगे। और H1 अपना क्या है, ω/2 कॉन्स्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, 0 -1 -i 0। एंड ये वैल्यू क्या है, φ1 की वैल्यू जो है कैट नोटेशन वो क्या है 1 0। ये जो रिप्रेजेंट करता है वो कैट नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ω/2 0 1 और इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी 0 एंड आयोटा, और डिवाइड में क्या है -1, और इसका क्या है अपना मोड स्क्वायर है। ये वाली जो टर्म है इसका क्या है मोड स्क्वायर। तो ω/2 माइनस हम बाहर ले लेते हैं और ये प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा आयटा, और इसका क्या है मोड स्क्वायर। तो आयटा स्क्वायर -1 लेकिन मोड स्क्वायर होगा तो +1 होगा, और ω²/4 विद नेगेटिव साइन। तो जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन होगा इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो क्या होगा -ω²/4। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साई इज इक्वल टू 2 φ0 -3 φ1 + 6 φ2 देन प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द वेव फंक्शन साई इन द स्टेट φ1। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, साई की φ1 स्टेट में होने की, वो क्या होगा φ1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सबके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और वो क्या वैल्यू आती है 9 डिवाइडेड बाई 4 + 9 + 36 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 49। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.18। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल्स हैज मास इन द रेशियो एज m1 m2 m3 एज 1 2 3 इन 1D पोटेंशियल बॉक्स, जहाँ पे जो विड्थ है पोटेंशियल की वो कितनी है 0 से a विड्थ है, उसमें पोटेंशियल क्या है 0, और इसके अलावा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है इन्फिनिटी। तो रेशियो हमें बताना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है 1D पोटेंशियल में उसको हम E3 से लिखते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हम लिखते हैं E1 से। n इज इक्वल टू 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 के कोरस्पोंड कोई एनर्जी नहीं होती 1D पोटेंशियल में। तो E3/E1 हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम निकालेंगे E1, वो क्या होएगी कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो n इज इक्वल टू 1 में लाई करते हैं, ठीक है, लेवल 1 में है। तो n स्क्वायर क्या होती है, n² π²/2ma²। तो यहाँ पे m1 की जगह पे हम लेंगे m1, m2 की जगह पे हम क्या लेंगे 2m1, और m3 की जगह पे हम क्या लेंगे 3 × में m1। तो m1 के टर्म्स में अपनी एनर्जी आ जाएगी, और n इज इक्वल टू 1 के लिए हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगी π²h² प्लस π²h² सेकेंड पार्टिकल के लिए 2 × में 2m1a², थर्ड पार्टिकल के लिए क्या होगी π²h² 2 × 3m1a²। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी π²h² 2m1a², तो कॉमन आ जाएगा सबसे, तो बचेगा क्या 1 + 1/2 + 1/3। तो इनका सम हम करते हैं तो एलसीएम आया 6, और यहाँ पे क्या आएगा 6 + 3 + 2, तो 11/6 आ रहा है। तो 11/6 × में π²h² 2m1a²। ये तो हमें एनर्जी मिल रही है ग्राउंड स्टेट की। अब हमें निकालनी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी से पहले अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हम देखें, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो कोरस्पोंड थी कि तीनों पार्टिकल्स अपने किस में थे 1 1 1 में, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एक पार्टिकल किसी n=2 लेवल में होना चाहिए, तभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी। और वो कौन सा पार्टिकल होगा जिसका मास जो है ना ज़्यादा है, वही पार्टिकल होगा। तो 1, 1, 2 ये अपने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो थर्ड पार्टिकल है जिसका मास क्या है 3 इंटू में m1, वो किस में है, n=2 लेवल में है। ठीक है, अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हमसे पूछी है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या आ जाएगी कि एक और पार्टिकल सेकेंड स्टेट में हो। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि जो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल है वो तो अपना जो थर्ड पार्टिकल है वो तो 1 स्टेट में ही है, लेकिन जो सेकेंड पार्टिकल है वो किस स्टेट में है, n=2 लेवल में है। ठीक है, तो ये अपनी किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी को। होना तो यही चाहिए। वैसे क्या होता है, अगर हमारी डीजेनरेट एनर्जी आइगन स्टेट होती है, अगर डीजेनरेट एनर्जी आइगन स्टेट होती हैं तो 1, 1, 2 हम लिखें, या 1, 2, 1 हम लिखें, या फिर 2, 1, 1 हम लिखें, ये तीनों के कोरस्पॉन्ड ही एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो जो दूसरा लेवल अपना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एक और पार्टिकल जो है वो n=2 स्टेट में है। तो अगर ये अब दूसरा पार्टिकल कौन सा n=2 स्टेट में होगा, जिसके कोरस्पॉन्ड जो मास है वो क्या है, ज़्यादा। तो m2 की अगर हम बात करें तो उसका मास कितना है, 2m1, तो इसको हम n=2 स्टेट में लिखेंगे। एंड ये जो था वो अपना n=2 स्टेट में था ही, तो ये एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करेगी हायर स्टेट की एनर्जी। होना तो क्या चाहिए कि क्योंकि ये जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी, ये टर्म तो कॉमन आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, है ना। अब अगर इसके कोरस्पॉन्ड हम एनर्जी निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2, और यहाँ पे क्या होगा, 1/3। तो अगर सम का हम करते हैं 1 + 4/3 प्लस 1/3, 4/2 + 1/3, तो इसका सम हम करें, या फिर अगर इसके कोरस्पॉन्ड हम एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या आएगी, 4 यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 + 1/3। तो ये एनर्जी जो है वो किससे ज़्यादा है, अगर इसके कोरस्पॉन्ड हम निकालते हैं 1 + 1/2 + 4/3। तो फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो तो अपनी ये है, जब तीनों क्या है 1, 1, 1 लेवल में है, n=1 में है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगी कि जिसका मास ज़्यादा है वो किस लेवल में है, n=2 लेवल में है। तो उसके कोरस्पॉन्ड तो एनर्जी ये आएगी, ये ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा है। ठीक है, आप इसका सम करके देखोगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर हम सेकंड जो पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2 इंटू में m1, अगर उसको हम n=2 लेवल में लेते हैं तो वो एनर्जी अपने क्या होनी चाहिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एनर्जी है, अगर n=2 हम m2 पार्टिकल के लिए लेते हैं तो ये जो एनर्जी आएगी वो इससे ज़्यादा आएगी। ठीक है, और अगर m1 पार्टिकल को हम n=2 लेवल में लेते हैं तो ये एनर्जी जो आ रही है वो इससे भी ज़्यादा आ रही है। तो ये क्या होनी चाहिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इसने पूछी है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ये वाली आ जाएगी। तो इसका हम सम करते हैं तो 2 इंटू में 3, 6 LCM आएगा, 6 प्लस कितना होगा, क्योंकि 6 के टर्म्स में ही हम लिख रहे हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, 12 आएगा प्लस 2, तो 6 + 12 + 2, तो 20/6 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है इन सबके कोरस्पॉन्ड वो सेम नहीं है, वो डिजेनरेट नहीं है, नॉन डिजेनरेट है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ये होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी अपनी क्या आ रही है 20/6 इंटू में π² h² अपॉन 2m1a²। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी डिवाइडेड बाय ग्राउंड स्टेट एनर्जी, रेशियो हम लेंगे तो क्या आएगा 20/11 आएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में गिवन नहीं है, होना तो यही चाहिए। तो इन्होंने कैसे निकाला है रेशियो कि ये जो एनर्जी है ना, इन्होंने मान ली कि ये डिजेनरेट एनर्जी है,
तो जो नेक्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी, अब ये तो है क्या है, डीजनरेट। वैसे ये डीजनरेट है नहीं, अगर 20/11 आपको ऑप्शन मिलता है तो आप वही पिक करो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे कि इसने क्या माना है कि ये जो एनर्जी है वो तो डीजनरेट है, तो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी वो किसके कोरस्पॉन्ड आएगी कि n=2 में हमने किसको एक्साइट किया है, अब M2 पार्टिकल को। M3 को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे M2 को हमने n=2 लेवल में ले लिया, तो इसके कोरस्पॉन्ड एनर्जी क्या आ जाएगी 1। फर्स्ट पार्टिकल तो ग्राउंड स्टेट में ही है n=1 में, तो 1 ही आएगा। सेकंड किस में है, n=2 लेवल में, तो 4/2 आएगा। अब थर्ड भी किस में है, थर्ड जो पार्टिकल है वो भी n=2 लेवल में है, तो थर्ड का क्या होगा 4/3, ठीक है। और अगर यहाँ से आप एलसीएम लेके निकालते हो 6, यहाँ पे क्या आएगा 6 + 12 + 8, तो जो वैल्यू आती है वो अपनी क्या आती है 26/6 इंटू में क्या आएगा π²h²/2m1a²। और इसको आप रेशियो लोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे 20/11 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वही अपनी क्या है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ हैमिल्टनियन हमें गिवन है और पूछा क्या है कि इस हैमिल्टनियन का इस ऑपरेटर के साथ कॉम्यूटेशन क्या आएगा। तो हैमिल्टनियन का इसके साथ कॉम्यूटेशन हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, h इंटू में दिस ऑपरेटर माइनस ये ऑपरेटर इंटू में क्या होगा h, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो h अगर हम पहले लिखें तो अल्फ़ा 1 1 -1 2 +2 1 -2 2, और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ऑपरेट हो रहा है 2 इंटू में 2 पे। ये टर्म हम देख रहे हैं पहले, तो इस पे ऑपरेट हो रहा है, तो 1 जो है 1 अगर इस पे ऑपरेट होता है तो 1 और 2 तो हमें क्या देंगे, अगर ऐसे हम लिखते हैं 1 इंटू में 2 तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 आएगी। तो जो वैल्यू आएगी वो इसके कोरस्पॉन्ड आएगी सिर्फ। अगर इसके कोरस्पॉन्ड हम निकालते हैं तो माइनस अल्फ़ा तो अपना बाहर है ही -1 और 2 हमें क्या देगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। और अगर इसके कोरस्पॉन्ड हम निकालें, क्योंकि 1 इस पे ऑपरेट होगा तो 0 आएगा, तो अगर इसके कोरस्पॉन्ड हम निकालते हैं तो कितना आएगा, माइनस साइन है यहाँ पे, तो -2, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, तो 2 इंटू में 2 ऐसे हमें मिल रही है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 हम पहले ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे वाले टर्म में 2 होना चाहिए, तो इन दो के कोरस्पॉन्ड रिजल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि आगे इनमें ही कैट 2 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 2 1 होगा, तो वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर आएगा 2 इंटू में ये तो 1 हुआ, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, माइनस साइन है तो -2 इंटू में यहाँ पे क्या है 2 है, लेकिन ध्यान क्या रखो यहाँ पे साइन बीच में क्या है माइनस का है, तो माइनस साइन आएगा। अब अल्फ़ा इनसाइड अगर हम माइनस साइन इनसाइड लेते हैं तो ये टर्म माइनस होगी और ये क्या होगी प्लस, अल्फ़ा आएगा यहाँ पे भी अल्फ़ा आएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ये तो कैंसिल होगा, माइनस है ये प्लस है, तो वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर आएगा, माइनस साइन भी दोनों से बाहर आएगा, 1 2 प्लस कैट 2 एंड ब्रा 1, तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फ्री पार्टिकल साई हमें गिवन है। अब फ्री पार्टिकल है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो है V ऑफ x वो क्या है 0। साई हमें गिवन है और एनर्जी हमें निकालनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो -h²/2m d²/dx² इंटू में साई क्या है 2e⁻⁴kx प्लस 3e⁻⁻kx, ठीक है, प्लस V ऑफ x तो अपना 0 है, इस किसके इक्वल होगा, e इंटू में साई ऑफ x के इक्वल होगा, ठीक है।
तो यहाँ से -h²/2m, और अगर एक बार हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx हम लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू में आइटा के e⁻⁴kx, दोबारा हम लेंगे तो आइटा के का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू में माइनस आइटा के का स्क्वायर इंटू e⁻⁻kx। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से इज इक्वल टू क्या है ई साई, तो -h²/2m, और यहाँ पे साई अगर हम कॉमन लेते हैं 2e⁻⁴kx, अगर ये वाली टर्म आइटा के का स्क्वायर क्या होगा, आइटा स्क्वायर -1 के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर हमने बाहर लिया, आइटा स्क्वायर -1 होगा, -1 का स्क्वायर भी +1 होगा, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये प्लस के स्क्वायर दोनों से हमने कॉमन लिया, तो बच क्या रहा है 2 इंटू में e⁻⁴kx प्लस 3 इंटू में e⁻⁻kx। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, ई साई के। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, साई को, तो साई बोथ साइड से हटेगा, तो ई की वैल्यू क्या आ रही है h²k²/2m। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज 5 mc। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है वो कितना है 5 mc। तो हमें टोटल एनर्जी बतानी है इन टर्म्स ऑफ ई नोट। ई नोट मतलब जो रेस्ट मास एनर्जी है उसके टर्म्स में। ई नोट को हम लिखते हैं m0 c²। ठीक है, तो अगर मोमेंटम हमें गिवन है और एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे क्या है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है पार्टिकल का, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं c²p² प्लस m0² c⁻⁴, और इसका क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, या फिर इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं e⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 5 mc। तो p² की जगह पे हम लिखेंगे 25 m² c² प्लस e⁻², और इसका क्या है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है m² c⁻⁴, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है e⁻ का स्क्वायर, क्योंकि ये जो मास है वो किसका है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का, वो क्या है रेस्ट मास है, m0 से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या बन रहा है e⁻² 25 प्लस e⁻², और इसका क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू में e⁻ आ जाएगा। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वो आपको पता ही होगा 2 अप्रैल को जो BARC का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। 5 अप्रैल को जो BARC का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपने या आपके किसी दोस्त ने वो एग्ज़ाम दिया है और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे शेयर कर दो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पुष्पा चाहार पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि H0 हमें गिवन है, H1 गिवन है जो परटर्बेशन टर्म है हैमिल्टनियन की, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें बतानी है। तो जो हैमिल्टनियन हमें गिवन है अनपर्टर्ब्ड जो हैमिल्टनियन है उसको अगर हम लिखें, अगर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के हैमिल्टनियन से कंपेयर हम करते हैं तो उसका हैमिल्टनियन हम कैसे लिखते हैं कि -h²/2m काइनेटिक एनर्जी टर्म d²/dx² प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म क्या होगी 12m ω² x²। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो काइनेटिक एनर्जी टर्म तो वो क्या है -d²/dx² है, मतलब h² और 2m जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12 और h की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, दूसरा अगर इससे आप कंपेयर करो पोटेंशियल एनर्जी टर्म को तो 12 m की वैल्यू कितनी है 1/2, ω² किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 1/4 ω²/4 किसके इक्वल है 1 के, तो ओमेगा की वैल्यू क्या कितनी आ रही है यहाँ से 2। और 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन की वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है 12h × ω। तो 12h की वैल्यू तो कितनी है 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, तो जो एनर्जी आई वो कितनी आ गई 1। ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पे परटर्बेशन टर्म भी है, तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि प्लस कुछ परटर्बेशन टर्म है लैम्डा एक्स, तो हम कैसे लिखते हैं एनर्जी ग्राउंड स्टेट की, कि जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन के कोरस्पॉन्ड आई है वो माइनस साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लिखेंगे। तो 1/2 एम की वैल्यू कितनी है 1/2, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कैंसिल होगा 4, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4। ये क्या बता रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बता रहा है इस हैमिल्टनियन के कोरस्पॉन्ड। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।